बोलो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ अमॉन्ग द फॉलोइंग चेंज आर एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बेटा प्रोसेस में आपको बताना है कि प्रोसेस एक्जोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक। डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। बेटा डिकम्पोजिशन किसी का भी हो, डिकम्पोजिशन वर्ड किसी के लिए भी आए, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है। जैसे ये दोनों कंपाउंड है, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है। अगर आप बॉन्ड को ब्रेक करके प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको हीट देनी पड़ेगी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। कैसी मानी जाएगी डिकम्पोजिशन? एंडोथर्मिक। सेकेंड पार्ट, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा मैंने कहा था ये टॉपिक डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अगर डिटेल में पढ़ना है तो सेकेंड चैप्टर में पढ़ाएंगे। अभी समझो डाइल्यूशन का मतलब पानी मिला रहे हो। जब वाटर ऐड करोगे सल्फ्यूरिक एसिड में तो ये हीट लॉस होती है बेटा। तो कैसी प्रोसेस मानी जाएगी? एक्जोथर्मिक। डिटेल में पढ़ना है तो चैप्टर सेकंड का इंतजार करो। थर्ड पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोला है तो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? वाटर क्या करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोलोगे तो बेटा ये बेस है, पानी की प्रेजेंस में ब्रेक होगा आइंस में। वाटर की प्रेजेंस में ये ब्रेक होगा। ब्रेक का मतलब डिकम्पोजिशन। ब्रेक का मतलब एक मिनट को डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, ये मामला बिगड़ा। एक मिनट रुको। देखो बेटा किसी कंपाउंड का पानी में, अरे लिख जा, वाटर में डिसोल्यूशन मतलब डिसॉल्व होना। इनमें दो फैक्टर होते हैं। कुछ कंपाउंड तो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ऐसे कह लो तो ज्यादा अच्छा है, वाटर में घुलते हैं। कुछ कंपाउंड वाटर में घुलते हैं, डिसोल्यूशन में आते हैं तो हीट मांगते हैं। क्या करते हैं? हीट मांगते हैं, मतलब एंडोथर्मिक। और कुछ हीट लॉस भी करते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि हीट गेन करेगा या लॉस? कुछ हीट लॉस करते हैं, कुछ तो हीट गेन करते हैं तो वो तो कहलाएंगे एंडोथर्मिक, और कुछ हीट लॉस करते हैं तो वो कहलाएंगे एक्जोथर्मिक। सर ये कैसे पता चलेगा? तो देखो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड पानी में डाल दो तो वो जब घुलेगा तो हीट लॉस करेगा। NaOH को पानी में डाल दो, जब वो उसमें घुलेगा तो हीट लॉस करेगा। चीनी को पानी में डालो तो ठंडे पानी में चीनी नहीं घुलती, शुगर का घुलना एंडोथर्मिक है। ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल हमारे पास अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो कुछ एग्जाम्पल याद करो जिनका घुलना शुगर है, अमोनियम क्लोराइड है, इनका घुलना एंडोथर्मिक होता है। और जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है NaOH है, जब ये घुलते हैं तो हीट लॉस होती है, तो ये होते हैं एक्जोथर्मिक। ये रटना पड़ेगा बेटा क्वेश्चन पूरा। तो NaOH का घुलना, एक मिनट रुको, NaOH का घुलना कैसी प्रोसेस है? एक्जोथर्मिक। और अमोनियम क्लोराइड का घुलना एंडोथर्मिक। बोलो। हाँ बेटा एक्चुअल में क्या, थ्योरी के हिसाब से तो पता चलेगा नहीं आपको, है ना। तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे, और प्रैक्टिकल के बेस पर फिर लर्न करना पड़ेगा। देखो प्रैक्टिकल क्या है, चीनी लो और एक गिलास में ले लो ठंडा पानी, कूल वाटर, और एक में ले लो हॉट वाटर। अब बताओ, चीनी हमने गर्म पानी में डाल दी और चीनी हमने ठंडे पानी में, तो गर्म पानी वाली चीनी तो जल्दी घुल जाती है, पता है, और ठंडे पानी में चीनी डाल के देखना घुलती नहीं है। तो गर्म पानी में जो घुल जाए वो प्रोसेस एंडोथर्मिक कहलाएगी।
तो याद करनी पड़ेंगे बेटा, एग्जाम्पल प्रैक्टिकल डाटा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो जो 3 क्वेश्चन है वो इंपोर्टेंट है क्योंकि हमें लर्न करना पड़ेगा, तो लर्न करिए अच्छी तरह से। नेक्स्ट 4 तक कोई प्रॉब्लम? 4 तक कोई प्रॉब्लम? फोर तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 तक कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 8 तक, 8 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम हो। पेज नंबर 2 पर 9 से लेके 11 तक, पेज नंबर 2 9 से लेके 11 तक। लग रहा है कोई क्वेश्चन? 9 क्वेश्चन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन लिखनी है और टाइप बताना है। पहला थर्माइड रिडक्शन वर्ड है हमारा। थर्माइड रिडक्शन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें आयरन थर्ड ऑक्साइड, जो वो बोल लिख रहा हूं, आयरन थर्ड ऑक्साइड रिएक्ट करता है एल्युमिनियम से, तो गिव्स आयरन, मोल्टन आयरन प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड, और आपको मिल जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। रिएक्शन लिखनी है बेटा। आयरन थर्ड का मतलब समझो, आयरन थर्ड का मतलब आयरन की वैलेंसी +3 है। आयरन थर्ड मतलब आयरन +3 वैलेंसी में, ऑक्साइड मतलब O-2। तो बताओ क्या फॉर्मूला बना? Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम। अच्छा, एल्युमिनियम ने आयरन को बोला तुम निकल लो, मैं तुमसे ज्यादा रिएक्टिव हूं, तो आयरन निकल लिया बेटा। और बताओ इसके यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ? एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, O की -2, क्या बनेगा? Al2O3। सही है, बैलेंस हो गया। तो बताइए कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एल्युमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। चलो और बताओ कौन सी बतानी है? तीनों चारों पार्ट बताने इसके। जिसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 उससे मैं पूछ रहा हूं कि चारों पार्ट बताने इसके। सेकंड पार्ट देखो, मैग्नीशियम रबर बर्न विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड बेटा क्वेश्चन ट्राई नहीं किए तुमने। चलो मैग्नीशियम प्लस N2 रिएक्शन पड़ी है ये। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, नाइट्रोजन की -3, बताओ क्या बनेगा? Mg3N2, N2 तो 2 है, 3 मैग्नीशियम ले लो। बताओ कौन सी रिएक्शन की कैटेगरी कहलाएगी? जुड़ रहे हैं, ये जुड़ गए, एक हो गया कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर सी, क्लोरीन गैस पास इन द एक्वस सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड होता है KI, उस पर क्लोरीन गैस पास की। मैंने ऐसे एक ऑर्डर लिखा था, आई बारात कुल्लड़ फूटे, और ये कहा था नीचे वाला अपने से ऊपर वाले को उठाता है। तो क्या क्लोरीन हटा सकती है ब्रोमीन को, आयोडीन को? तो क्लोरीन हटा सकती है आयोडीन को, तो आई की जगह पे लिख दो Cl, यहां 2 ले लो, तो 2K, आई की जगह पे आ गया Cl और आयोडीन बाहर हो गया। तो बताओ कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ क्वेश्चन, इथेनॉल को एयर में जलाओ। अब बेटा इथेनॉल एक IUPAC नेम है जो आपको रटना पड़ेगा। एक चैप्टर है कार्बन कंपाउंड सेकंड टर्म में,
वहां हम इथेनॉल का फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे। अभी तो आप याद कर लो, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसको जलाया O2 के साथ। अच्छा, जलाते हैं तो कार्बन किस में बदलता है? CO2 में। और हाइड्रोजन किस में बदलता है? H2 में। वैसे भी उसने कहा है इथेनॉल बर्न विद एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऐसे बोला है। तो कार्बन दो का इंटू कर दिया, हाइड्रोजन 5 और 1 6, 3 का इंटू कर दिया। यहां ऑक्सीजन 4 और 3 7, 7 ऑक्सीजन। एक तो यहां है, 3 का इंटू यहां कर दो, 6 ये हो गए, एक ये हो गया 7। बताओ बैलेंस है? बैलेंस हो गई। अच्छा, दोनों कंबाइन कर रहे हैं, या तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहो या कॉम्बिनेशन कहो। क्लियर? चलो 11 तक कोई प्रॉब्लम? 11 तक कोई प्रॉब्लम? नहीं है। 13 तक? 13 तक बोलो, बोलो, बोलो। 13 तक कोई प्रॉब्लम नहीं? 13 तक कोई प्रॉब्लम नहीं? पे मतलब पूछ लो बेटा, ऐसे ना पूछने से क्या मतलब है। 13 क्वेश्चन हमारे नोट्स का है। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो एक व्हाइट कंपाउंड प्राप्त हुआ X। यहां लिख देता हूं ऐसे, X प्राप्त हुआ। इसको एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन में रखा, Mg+N2, तो प्राप्त हुआ एक कंपाउंड Y। तो Y बताना है क्या प्राप्त होगा। X और Y के फॉर्मूले बताओ। X डिजॉल्व इन वाटर, X डिजॉल्व इन वाटर। तो क्या 3 और एक्शन पढ़ा चुका हूं इस तरह की, ये नोट्स में भी क्वेश्चन है। Mg+O2 मिलकर बनता है MgO। 2 यहां इंटू कर दो, 2 हो गया, पहली ये X हो गया। Mg+N2 भी बताई थी, Mg3N2 अभी बताई थी, अभी मैग्नीशियम नाइट्राइड। X प्लस वाटर, X ये रहा, तो MgO प्लस वाटर क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सही है, बताया था। चलो क्वेश्चन पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पर कोई प्रॉब्लम? 14 से लेके 16 तक। इसलिए तो पूछा था बेटा, व्हाट्सएप पे ट्राई कर लिए हैं। 14 से लेके 16 तक कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी और को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 16। सिल्वर आर्टिकल जनरली टर्न ब्लैक ओपन फ्यू डे। ये टॉपिक भी सेकंड चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, अभी इतना ध्यान रखो। थर्ड चैप्टर में, सॉरी, अभी अब आ गया तो सुन लो। अगर हम इसे ओपन रख दे एयर में तो ये ब्लैक हो जाता है। एक्चुअल में बेटा सिल्वर जो होता है उसे अगर H2S मीडियम मिल जाए, H2S गैस का मीडियम मिल जाए, तो वो उसके साथ कंबाइन करता है और बनाता है ब्लैक कलर Ag2S का। जब मैं आपको रस्टिंग पढ़ाऊंगा, रस्टिंग थर्ड चैप्टर में, तब ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। द आर्टिकल व्हेन रब्ड विद टूथपेस्ट अगेन स्टार्ट शाइनिंग। और अगर हम इसको टूथपेस्ट से रगड़ दें तो ये फिर दोबारा से चमक जाता है, शाइनिंग आ जाती है इसमें। तो सिल्वर आर्टिकल ब्लैक हो जाता है, उस ब्लैक का नाम बताओ और केमिकल फॉर्मूला बताओ। बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, एक्चुअल में यह क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा थर्ड चैप्टर में रस्टिंग के नाम से। तो बेटा सिल्वर जो होता है, सुन लो, अब पूछ लिया यहां तो,
H2S मीडियम के साथ रिएक्शन कर जाए, किसके साथ? H2S के साथ। तो सिल्वर सल्फाइड के साथ कंबाइन करता है और Ag की वैलेंसी +1, सल्फाइड की वैलेंसी -2, क्रॉस बनता है Ag2S, Ag2S और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ये जो Ag2S प्राप्त हुआ है यही ब्लैक कलर का मटेरियल होता है और ये बेटा एसिडिक होता है, एसिडिक मीडियम। अगर इसे आप टूथ पेस्ट के साथ रगड़ो, टूथपेस्ट जो कि बेस है, तो एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये चमक जाएगा, इसके ऊपर की जो ब्लैक कोटिंग होगी वो हट जाएगी और ये शाइनिंग में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये बेस है और ये एसिड है। डिटेल में समझना है तो थर्ड चैप्टर में से सोचेंगे इसके बारे में। अभी समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? चलो पेज नंबर 3 पर और कोई प्रॉब्लम? पेज नंबर 3 पर और कोई प्रॉब्लम? एक बार और ट्राई करना, एक बार और ट्राई करना कल। पेज नंबर 4 पे पेज नंबर 4 पे कोई प्रॉब्लम? 19, क्वेश्चन नंबर 19। बेटा ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के लिए दे दिए हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनमें मैं इंपोर्टेंट लगवा दूंगा, उतने ही क्वेश्चन कर लेना है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिए हैं इस शीट में। क्वेश्चन नंबर 19, कोई भी जनरल जो क्वेश्चन बनता है वो नोट से बन जाता है। अब टीचर क्या करते हैं, स्टाइल मारने के लिए इधर उधर से छापते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको परेशान ना करें, इसलिए मैंने ये पीडीएफ एक्सरसाइज दी है आपको। व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक का मटेरियल है और वो रिएक्शन करना चाहता है H2SO4 के साथ, जिंक रिएक्शन करना चाहता है HCl के साथ, जिंक रिएक्शन करना चाहता है HNO3 के साथ, जिंक रिएक्शन करना चाहता है NaCl सॉल्ट के साथ और जिंक रिएक्शन करना चाहता है NaOH के साथ। ये कुछ रिएक्शन है जो हमें कंप्लीट करनी है बेटा, ठीक है। और ये सब डाइल्यूट लिए हैं उसने, ये डाइल्यूट, ये भी डाइल्यूट, डाइल्यूट लिए ये सब। डाइल्यूट मतलब पानी मिक्स है इन सब में। तो बेटा ये रिएक्शन हमने पढ़ी है पहले। जिंक को क्या दिख रहा है? तो जिंक की वैलेंसी +2, SO4 की -2, ये तो पढ़ी है आपने। क्या बना? ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकल गई। आसान है, ये तो पढ़ी है। अब Zn पर HCl, ये भी पढ़ी है। Zn +2 Cl-1 क्रॉस, Zn को Cl दिख रहा है, क्या बनेगा? ZnCl2, 2 यहां ले लो तो H2 बाहर निकल गया। तो ये दोनों रिएक्शन तो आसान हो गई। बेटा ये थोड़ा परेशान करेगा, HNO3 का कंसेप्ट। सर कैसे करेंगे इसको? तो मैं यहां समझा रहा हूं। वैसे HNO3 की रिएक्शन पूछनी नहीं चाहिए, अब पूछ रहा है तो सुनो ध्यान से। बेटा HNO3 के कई टाइप होते हैं। अगर आप ये डाइल्यूट ले रहे हो तो इसका प्रोडक्ट बनता है, जब ये डाइल्यूट ले रहे हो तो इसका प्रोडक्ट बनता है N2O प्लस H2O। क्या प्रोडक्ट बनता है इसका? अगर HNO3 कंसंट्रेट लिखा है तो प्रोडक्ट बनता है NO2 प्लस H2O। इस तरह से लिखे आते हैं बेटा, ये कई कंसेप्ट होते हैं, मैं जनरल बता रहा हूं। अब देखो जिंक का HNO3 के साथ रिएक्शन, तो जिंक NO3, जिंक की वैलेंसी +2, सामने NO3 -1, बताओ क्या बनेगा? प्लस, ये कौन सा सॉल्यूशन है?
डाइल्यूट में ये दो फैक्टर बनेंगे N2O प्लस H2O। बाद में इसको करना पड़ेगा बैलेंस, लेकिन बेटा इसका बैलेंस बहुत टफ है, ठीक है। तो बैलेंस अगर नहीं हो तो छोड़ सकते हो। सर बैलेंस करेंगे तो बेटा बहुत टफ है, मतलब आपको यहां पहले दो, फिर नहीं हो रहा तो तीन, फिर चार, इस तरह से लेना पड़ेगा। तो मैं रटने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देता हूं, 4 यहां है, 10 यहां है, 4 यहां है, N2O एक है, 5H2 है, ये है इसका बैलेंस। बिना बैलेंस के ही समझो, बिना बैलेंस के लिख दो नंबर मिल जाएंगे, कोई परेशानी। अच्छा NaCl सॉल्ट है। बेटा मैंने ये कहा था मेटल की रिएक्शन वाटर से हो सकती है, एसिड से हो सकती है, बेस से हो सकती है, ऐसा कहा था। ये सॉल्ट है, क्या ये, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगी, मेटल कभी सॉल्ट से रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर। अब मेटल विद बेस, बेस की रिएक्शन करा रहा हूं, डाइल्यूट है। तो बेटा देखो कैसे रिएक्शन याद करनी है बेस के साथ। आप दो NaOH ले लो, कितने ले लो, और ये पता है मेटल बेस के साथ रिएक्शन भी हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस बना लो। ये देखो H2 निकल गया। चलो अब बताओ सोडियम कितने बचे, तो Na के बचे दो, Na2, Zn एक, फिर लिख दो Zn का, Na2 Zn, ऑक्सीजन कितने बचे, 2। ऐसे याद कर सकते हो, उसका नाम है सोडियम जिंकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कर पाओगे। चलो नेक्स्ट, 22 तक कोई प्रॉब्लम, 22 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा तो बेटा जिन्होंने ट्राई कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने ट्राई नहीं किए हैं वो क्वेश्चन द्वारा ट्राई कर लें अच्छी तरह से, क्योंकि आप लोगों ने वास्तव में ट्राई नहीं किए, एक दो बच्चों ने ही ट्राई किए हैं। तो ये क्वेश्चन बेटा ट्राई करिए आप, मैंने इसके ऑब्जेक्टिव करा दिए थे। तो देखो बेटा सुनो द्वार से, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया केमिस्ट्री का, केमिकल इक्वेशन, इसकी पूरी थ्योरी पार्ट मैंने समझाई आपको। उसमें कोई प्रॉब्लम हो नोट्स में, क्वेश्चन में, नोट्स में कोई भी क्वेश्चन हो, फिर मैंने एक PDF एक्सरसाइज भेजी थी ऑब्जेक्टिव, वो मैंने आपको करा दी, और एक PDF एक्सरसाइज भेजी थी थ्योरी वाली जो अभी करा रहा था। अगर आपको इन तीनों में कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा कल ट्राई कर लो, कल तक, और मुझसे पूछ लो, नहीं तो चैप्टर बंद हो जाएगा। ये बताओ समझ में आ रहा है। सर 21 बता दो, बोल के भी तो पूछ सकती थी पीयू, इनको 21 और पूछना है, 21 और पूछना है। क्वेश्चन नंबर 21 और पूछना है इसको। एक कंपाउंड ए है डिजॉल्व इन वाटर, कंपाउंड ए है जो वाटर में डिजॉल्व होता है, उसे बनता है बी, जो यूज होता है व्हाइट वॉशिंग में, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, ठीक है। बी रिएक्ट विद CO2, बी की CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो एक व्हाइट PPT प्राप्त होता है C। तो ABC बताओ बेटा, एक बार बताओ, एक कंपाउंड है ए जिसका नाम नहीं पता है, लेकिन पानी में डालने पर वो ऐसा कंपाउंड देता है जो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता हो, तो व्हाइट वॉशिंग में कौन यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या होगा, सफेदी प्लस वाटर बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बताया था। अब बी कंपाउंड आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, उस पर एक्शन कराई है CO2 की, ये भी बताई थी मैंने। इस तरह से वाटर निकल जाता है और बनता है CaO, कंबाइन करेगा CO2 के साथ तो बनेगा CaCO3, जिसकी वजह से ये लाइम वाटर कैसा हो गया, मिल्की। समझ में आ गया क्वेश्चन।
क्वेश्चन समझ में आ गया? और कोई परेशानी? और कुछ पूछना है? समझ में आ रहा है यहां तक? अच्छा बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट है। अगर कुछ और पूछना हो तो कल तक डिसाइड कर लीजिए इस चैप्टर में। अच्छा, अब ये बोलो। बेटा वो तो प्रैक्टिकल डाटा है। रिएक्शन के पीछे अगर मैंने एक्जोथर्मिक बोला है तो आप ध्यान रखो वो एक्जोथर्मिक है। उसे देखने का कोई तरीका थोड़ा ही है। उसे तो रिएक्शन कराते समय अगर हीट निकल रही है तो एक्जोथर्मिक बोलेंगे, अगर वो देनी पड़ रही है तो एंडोथर्मिक बोलेंगे। बेटा इक्वेशन बताइए आप, जब मैं आपसे बोल रहा हूं पूरा चैप्टर पढ़ लिया आपने? पूरा चैप्टर पढ़ लिया? तो पूरे चैप्टर में जहां रिएक्शन में एक्जोथर्मिक बोला है वो एक्जोथर्मिक है, जिन रिएक्शनों में एंडोथर्मिक बोला है वो एंडोथर्मिक है। तो चैप्टर में ध्यान रखना पड़ेगा ना आपको। नहीं समझ में आया? अरे रिएक्शन पढ़ी है आपने, नोट्स पढ़े हैं। तो जहां एक्जोथर्मिक लिखा है कि ये एक्जोथर्मिक है तो वो याद रखो कि ये एक्जोथर्मिक है। और कोई तरीका नहीं है बेटा। उन्होंने भी कैसे पहचाना? उन्होंने प्रैक्टिकल कराया, रिएक्शन कराई, अगर हीट लॉस हो रही है तो उन्होंने बोल दिया एक्जोथर्मिक। देख कर नहीं बता सकते। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम तो ट्राई करी ही नहीं होंगी अभी ऑब्जेक्टिव। एक ने की है और किसी ने की है? अच्छा, और करनी चाहिए ना बेटा, बोला तो था। चलो यहां तक क्लियर है। अब इलेक्ट्रिसिटी की सीट मैंने भेजी होगी, ऑब्जेक्टिव भेजी होगी आपको, है ना? करा दूं फिर आज, या ट्राई करोगे अभी और? क्या कह रहा हूं मैं? क्या? यस सर। एक काम करो, चैप्टर का समझ में आ गया पूरा? कल मैं आपको नया चैप्टर शुरू कर सकता हूं, एसिड बेस सॉल्ट। लेकिन उससे पहले आप क्या ट्राई कर लो? मेरा सर ट्राई करेंगे, ठीक है। आप केमिकल इक्वेशन तो ट्राई करना ही करना है। ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की ऑब्जेक्टिव भी ट्राई कर लो कल तक। तुमने ही तो कर ले बेटा, और भी तो बच्चे हैं। एक दो बच्चों के करने से काम नहीं चलता है ना। तो एक काम करो बेटा, मैं समझ रहा हूं तुमने कर ली, ठीक है। अब मैं कराना शुरू कर दूं फिर प्रॉब्लम आएगी वही। तो आप लोग कल ट्राई करके रखो से। कल पहले प्रॉब्लम लूंगा तब नया चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसलिए मैंने आज पूछा था कि बेटा आज क्लास लूं या नहीं लूं। तुमने कह दी कि सब प्रॉब्लम तैयार है हमारी। नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं? हाँ, भागने से क्या फायदा हो रहा है? अगर दो से ज्यादा बच्चों ने ट्राई कर ली हो तो बताओ। दो से ज्यादा बच्चों ने ट्राई कर ली हो तो बता दो। वैसे मैंने कौन सी एक्सरसाइज दी थी इलेक्ट्रिसिटी की? बुक कहाँ है? पूछ लो जो क्वेश्चन पूछना है आपको। कल एक बार और करा देंगे, ठीक है? ठीक है, बोलो। ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी में 1 to 10।
अब बोला नहीं जा रहा है क्या? 1 to 10 बोलो ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी, और कल ट्राई करके रखना जिन्होंने नहीं ट्राई किए हैं। अरे बोलो 1 to 10। एक भी प्रॉब्लम नहीं, 1 से लेके 10 तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो कल जरूर कर लें। 11 से 15, 11 से लेके 15 तक, 15 तक। 11 से 15, 14। आपके पास 3 सर्किट हैं। ईट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टर और कॉम्बिनेशन रेजिस्टर कनेक्टिंग 12 वोल्ट बैटरी विल बी। देखो ये आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये जुड़ा हुआ बैटरी से 12 वोल्ट से। फिर ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये जुड़ा हुआ 12 वोल्ट की बैटरी से। और एक आपके पास इस तरह से पैरेलल में 2 सेल्स जुड़े हुए हैं, 2 रेजिस्टेंस। 12 वोल्ट की बैटरी से 2 ओम 2 ओम के। कह रहा है क्या इन तीनों में आप निकालो हीट प्रोड्यूस्ड। हीट कैसी आएगी ये पूछ रहा है, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। तो चलो बेटा, हीट का फॉर्मूला रेजिस्टेंस के टर्म में और वोल्टेज के टर्म में, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। सही है। अब बेटा यहां टाइम तो दिया ही नहीं है, तो मैं टाइम सबके लिए एक मान लेता हूं, पर्टिकुलर मान लेता हूं। मान लो 1 सेकेंड मान ली, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो H पहले केस में, फर्स्ट केस, V की वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर टाइम 1, रेजिस्टेंस 2, 12 इंटू 12 अपॉन 2, 72। सही है। अब इधर आ जाओ, दोनों सीरीज में जुड़े हैं तो आर सीरीज टोटल रेजिस्टेंस हो गया 2 + 2, 4 ओम हो गया टोटल। हीट सेकंड केस की, ये H1 लिख देता हूं, ये H2 लिख देता हूं, वी स्क्वायर टी अपॉन आर। बी की वैल्यू 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 इंटू 1, रेजिस्टेंस हो गया टोटल 4 ओम, 12, 12 का इंटू करो 3 में 36 आ गया। सही है। पैरेलल में जोड़ो रेजिस्टेंस, 1/r पैरेलल इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, 1/1, आर पैरेलल हो गया 1 ओम। H3 इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर, 12 इंटू 12 अपॉन 1, 144। तो बताओ क्या ये तीनों इक्वल हैं? सबसे ज्यादा H3 है, फिर H2 है, सॉरी H1, और फिर H2 है। तो मेरी पहली चॉइस सेम इन ऑल गलत। मिनिमम इन केस फर्स्ट, केस फर्स्ट मिनिमम कहां है? केस सेकंड है मिनिमम। तो मैक्सिमम इन सेकंड केस गलत, मैक्सिमम इन केस थर्ड। देखो केस थर्ड की मैक्सिमम है। सही है। तो आंसर डी हो गया। समझ में आया? अच्छा एक बात बता मुझे, क्या तुम्हें इस कंडीशन में करंट दी है? अगर आप करंट का फॉर्मूला लगाते हो, आप चाहते हो सीरीज में ये फॉर्मूला लगाओ, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सही है। अब आई को बदलना पड़ेगा क्योंकि दी नहीं है, तो आई की जगह पे लिखूंगा V अपॉन क्या? आर। तो वी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर टी, आर से आर कट गया तो क्या फॉर्मूला बचा? बी स्क्वायर टी अपॉन आर। वो ही तो लिखा है मैंने। सही में आ गया? चलो 15 तक कोई प्रॉब्लम? 15 तक कोई प्रॉब्लम?
20 तक कोई प्रॉब्लम? कौन सा? 18। क्वेश्चन नंबर 18। What is the maximum resistance when met using 5 resistor each of 1/5? आपके पास 5 रेजिस्टेंस हैं, 3 और ये 4 और ये 5, सबका रेजिस्टेंस 1/5 ओम है। अच्छा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस बेटा सीरीज में जोड़ने पर मैक्सिमम आता है या पैरेलल में? हाँ बेटा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा, मैक्सिमम वर्ड किसके लिए आएगा, सीरीज में या पैरेलल में? बेटा सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस, तो जोड़ोगे तो मैक्सिमम नहीं आएगा? मैक्सिमम आता है सीरीज में और मिनिमम आता है पैरेलल में। तो 1/5 को 5 बार जोड़ना नहीं आया बेटा, कितना आंसर आ जाएगा? चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट 20 तक कोई प्रॉब्लम? 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। बल्ब दिए आपको, ऐसे करके एक सर्किट दिया बेटा, यहां एमीटर, एक बल्ब दिया है B1, यहां की, ये की दी है इस तरह से, ये बल्ब B2 ऐसे ड्रॉ हुआ है। कह रहा है B1 V2 आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, दोनों बल्ब एक जैसे, मतलब रेजिस्टेंस दोनों के सेम है। इफ के की इज प्रेस्ड, अगर इस की को मैं दबा दूं ऐसे, तो एमीटर की करंट पहले की तुलना में कितनी हो जाएगी? मान लो पहले नहीं दबा रहा हूं, तो ये सर्किट काम का नहीं है मेरा, ये वाला बेकार है, तो करंट यहां से चलेगी, इतनी भी तो जाएगी। अच्छा, पोटेंशियल के बारे में बोला ही नहीं है तो V मान लेता हूं। तो बताओ पहले बल्ब में B1 अकेला है, B1 ओनली, तो बताओ करंट का फॉर्मूला I1 इज इक्वल टू V/R, इक्वेशन 1। अब की क्लोज कर दो, की क्लोज कर दोगे तो ये देखो क्लोज हो गई। अब बताओ करंट इधर भी जाएगी? अब बताओ क्लोज कर दोगे तो करंट इधर भी जाएगी, तो बताओ ये दोनों किसमें जुड़े हैं? पैरेलल में, करंट डिवाइड हो रही ना पैरेलल में, तो 1/R पैरेलल, 1/R प्लस 1/R, 2/R, तो R पैरेलल की वैल्यू हो गई R/2। अब यहां से करंट निकालो, आई करंट मान लो I2 है, टोटल करंट, टोटल करंट मान रहा हूं ये सेकंड केस की, फॉर्मूला तो V/R ही रहेगा, तो V/R/2, 2 पर पहुंच जाएगा, तो I2 इक्वल टू 2V/R। अब बता V/R की जगह क्या लिख सकते हो? तो I2 बराबर 2I1। अब बता I2 जो करंट है वो पहले से 2 टाइम्स है, डबल हो गई, तो आंसर बी डबल हो गई बेटा। समझ में आया? और कोई प्रॉब्लम 20 तक? यहीं तक दिए थे या और भी आगे दिया है? और भी क्वेश्चन दिए हैं क्या 20 से आएंगे? अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, कल मैं फिर बोल रहा हूं, जिसको इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम हो, केमिकल इक्वेशन की थ्योरी में प्रॉब्लम हो, नोट्स में प्रॉब्लम हो, प्रैक्टिस में किसी में भी, तो कल पूछ ले, नहीं तो मैं कल नया चैप्टर शुरू कर दूंगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्लियर? उस चैप्टर के बाद फिजिक्स में हम जाएंगे, ठीक है, बाद में हम अगला टॉपिक फिजिक्स का या बायो का देखेंगे, देखते हैं क्या है। लेकिन अभी मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो कंटिन्यूटी में सेकंड चैप्टर भी पढ़ा के छोड़ूंगा, तब जाके आगे चेंज करेंगे। समझ में आ रहा है?
तो कल बेटा करके रखो, ऐसे नहीं कि हमने कुछ करा ही नहीं है, फॉर्मेलिटी मार रहे हो। समझ में आया? ठीक है।